हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियोजियन सेट के तीनों एल्डर्स अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए मास्टर यू और 7 सुप्रीम एल्डर्स को वहां बुलाने लगते हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लियोजियन सेट के बैटल ग्राउंड के अंदर दो डिसेबल्स आपस में फाइट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी एक डिसेबल अपनी स्वॉर्ड से दूसरे डिसेबल पे अटैक करता है, लेकिन वो दूसरे वाला डिसेबल काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने पहले वाले डिसेबल की स्वॉर्ड को अपनी 2 फिंगर से रोकते हुए बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था, जो देखकर पहले वाले डिसेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा उस पे अटैक करता है। उससे पहले ही वो पूरी जगह हिलने लगती है और वहां बने माउंटेन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अलग अलग टाइप की एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं, जो देखकर उनमें से एक डिसेबल शॉक होते हुए कहता है ये तो 7 सुप्रीम एल्डर्स की पावर्स हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा 7 सुप्रीम एल्डर्स जो हजारों सालों से मेडिटेशन कर रहे थे आज वो जाग गए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो 7 सुप्रीम एल्डर्स को अपनी मेडिटेशन से उठना पड़ा। उसके बाद हमें मेन हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी सुप्रीम एल्डर्स अलग अलग कलर की एनर्जी में पहुंच चुके थे और उनकी एनर्जी का कलर उनकी पावर्स को शो कर रहा था, जैसे किसी के अंदर सोल पावर थी तो किसी के अंदर थंडर पावर। और तभी वो सभी सुप्रीम एल्डर्स एक एक करके अपनी रियल फॉर्म में आने लगते हैं और फैंग 7 सुप्रीम एल्डर्स को देखते हुए कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियोजियन सेक्ट जिसे डायलिंग किंगडम में सबसे कमजोर सेक्ट माना जाता है उनके पास इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स मौजूद होंगे जो कि अपनी पावर से इस पूरे डायलिंग किंगडम तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फैंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन सुप्रीम एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और तुम लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। और अभी वो सुप्रीम एल्डर और कुछ कहते उससे पहले ही लियोजियन सेक्ट के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर भी मास्टर यू के साथ वहाँ आते हैं और उन्हें वहाँ देखकर तो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए थे और वहाँ पे मौजूद सभी लोग सुप्रीम ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करते हैं और उसके बाद मास्टर यू ग्रैंड मास्टर को सारी बात बताते हैं और उनसे कहते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड एक बहुत बड़ा मैटर है जिसे हम अकेले डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें आप सबको यहाँ बुलाना पड़ा। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर फैंग से पूछते हैं तुम्हें वो डिस्क कहाँ से और कैसे मिली थी, हमें सब कुछ सच सच बताओ। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर फैंग सोचते हुए अपने मन में कहता है मैं इन्हें बाइडू की रियल इनहेरिटेंस के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने इन्हें बाइडू की रियल इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया तो ये सब खुद ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे और हो सकता है बाइडू की इनहेरिटेंस को पाने के लिए मुझे मार भी दे। तो मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इन्हें बाइडू की इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी ना बताऊं। और ये सोच के फैंग ग्रैंड मास्टर को बताता है कि मास्टर मूव मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए सेट से बाहर गया हुआ था और वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते मैं बाई चांस एक एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर कर गया था। और इनकी बातों के दौरान हमें मेन हाल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ शील्ड लगी हुई थी ताकि किसी को भी एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में पता ना चले। वहीं फैंग अपनी बात जारी रखते हुए कहता है उस एंशिएंट रूइंस में जाने के बाद वो एंशिएंट रूइंस टूट गया था और वहीं से मुझे ये डिस्क मिली थी। और ये कहकर फैंग उस टेलीपोर्टेशन डिस्क को बाहर निकालता है जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और 7 सुप्रीम एल्डर्स में से एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है ये तो वाकई एंशिएंट बैटलफील्ड की टेलीपोर्टेशन डिस्क कह रहे हैं। और उसके बाद फैंग ग्रैंड मास्टर को बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन डिस्क के बारे में मेरे 2 फ्रेंड्स और मेरे अलावा अभी तक कोई भी नहीं जानता। फैंग की ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर मुंह खुश होते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रैंड मास्टर को खुश देखकर मास्टर यू फैंग से कहता है फैंग मिंग तुम एक बार फिर से हमारे लियोजियन सेट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हो। और ये कहकर मास्टर यू एक गोल्डन बैग को बाहर निकालते हुए कहते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी पिल्स मौजूद है जिन्हें मैंने खुद रिफाइन किया है और उसी के साथ इस बैग के अंदर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काफी सारा मटेरियल मौजूद है जिसकी मदद से तुम बहुत ही कम समय में अपने पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा पाओगे। और मुझे उम्मीद है इन ट्रायल्स की मदद से तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करके खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाओगे। और ये कहकर मास्टर यू वो बैग फैंग की तरफ बढ़ा देते हैं, जो देखकर फैंग मास्टर यू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो बैग फैंग तक पहुंचता उससे पहले ही एल्डर हान ने वो बैग खुद पकड़ लिया था और वो मास्टर यू से कहता है मास्टर यू आप इतना फास्ट रहे इस जैसे एक लो लेवल के कल्टीवेटर को कैसे दे सकते हैं, ये लड़का अभी जस्ट की गैदरिंग स्टेज पे है और अगर ये इतनी ज्यादा पावरफुल ट्रायल्स की पावर्स को कंज्यूम करेगा तो हो सकता है इसकी सोल क्रश हो जाए। और लियोजियन सेक्ट में और भी काफी सारे ऐसे डिसेबल्स हैं जो ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में पहुंच चुके हैं जो कि एक्चुअल में लियोजियन सेक्ट का फ्यूचर है, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको इस जैसे की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर पे अपनी मनी और ट्रायल्स जाया करने चाहिए जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि ये बात तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि ये लड़का पिछले 5 सालों से की गैदरिंग स्टेज पे ही है और इसे ऑलरेडी ये डिस्क टेलीपोर्टेशन एरे मिल चुका है जो कि मुझे लगता है इसके लिए काफी है। एल्डर हन की ये बात सुनकर एक दूसरा एल्डर फैंग की साइड लेते हुए मास्टर यू से कहता है मास्टर यू मुझे लगता है एल्डर हन जो बातें कर रहे हैं वो सभी बेमतलब हैं, आज सिर्फ फैंग की वजह से ही हमें एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में पता चला है। और वो एल्डर इससे आगे कुछ कहता तभी एल्डर हन उससे कहता है एल्डर बेन मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और अगर आपको ये काफी नहीं लग रहा तो हम फैंग मिंग को रिवार्ड के तौर पर अपने सेट के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसेबल का टैग भी दे देंगे। एल्डर हन की ये बात सुनकर फैंग हंसने लगता है, जो देखकर एल्डर हन कहता है तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो। इस पे फैंग चाइनीज कहावत में एल्डर हन की अच्छी तरह से बेइज्जती करता है जिसकी समझ किसी को भी नहीं आती और फैंग की वो कहावत सुनकर ग्रैंड
ग्रैंड मास्टर फेंग से कहते हैं कि तुमने जो अभी अभी कहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम में से किसी को भी तुम्हारी इस बात का मतलब समझ नहीं आया। तो क्या तुम इस ओल्ड मैन के लिए अपनी बात को ट्रांसलेट कर सकते हो? जिसपे फेंग ग्रैंड मास्टर मू को ग्रीट करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। मेरी उस कहावत का मतलब ये था कि एल्डर हन एक शेमलेस पर्सन है। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर हन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। और ये कहकर एल्डर हन एक फायरबॉल से फेंग पे अटैक करता है, लेकिन वो अटैक फेंग को लगता है उससे पहले ही मास्टर यू ने उस अटैक को रोकते हुए उसे बटरफ्लाइज में चेंज कर दिया था। और उसके बाद मास्टर यू फेंग से कहते हैं फेंग भले ही तुम्हारी पावर्स अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अभी भी काफी ज्यादा लो है। और एल्डर हन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तुम इन स्पेशल पिल्स और ट्राइजेस को कंज्यूम करते हो तो हो सकता है इससे तुम्हारी कल्टीवेशन और सोल क्रश हो जाए। मास्टर यू की यह बात सुनकर फेंग कहता है ओके मास्टर। और फेंग को इतनी जल्दी मानते हुए देखकर एल्डर हन उससे कहता है क्या तुमने जवाब देने से पहले एक बार भी उन ट्राइजेस के बारे में नहीं सोचा? जिसपे फेंग एल्डर हन से कहता है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा और इसका जवाब मैं आपको फ्यूचर में जरूर दूंगा। और ये कहकर फेंग वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर मू फेंग से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहते हैं यंग बॉय ये कल्टीवेशन इमोर्टल वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा जालिम है और यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी पावर्स के हिसाब से ही जज किया जाता है और उसी के हिसाब से तुम्हें स्टेटस दिया जाता है। अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और तुम कमजोर हो तो तुम्हें दूसरों से हमेशा दब के रहना होगा और तुम्हें हमेशा दूसरों के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर मू की ये बात सुनकर फेंग उनसे कहता है शुक्रिया मास्टर मुझे ये बात समझाने के लिए। और ये कहकर फेंग वहाँ से निकल गया था। जिसके बाद मास्टर यू वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से कहते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड का मैटर हमारे लियोजियन सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैटर हमारे क्लैन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसपे सभी एल्डर्स मास्टर यू को ग्रीट करते हुए कहते हैं ओके मास्टर। और तभी एल्डर हन मास्टर यू से कहता है मास्टर हम ज्यादा डिसेबल्स को एंशिएंट बैटलफील्ड में नहीं भेज सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ आप फेंग मिंग को उस एंशिएंट बैटलफील्ड में इंटर ना करने दें, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। तो हम उसकी जगह किसी पावरफुल डिसेबल को वहाँ भेज सकते हैं जिससे हमारे क्लैन को फायदा हो। एल्डर हन की ये बात सुनकर मास्टर यू को सोचते हुए जाकर ग्रैंड मास्टर मू से कहते हैं ग्रैंड मास्टर प्लीज आप उन डिसेबल्स को सिलेक्ट करें जो एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर इंटर करेंगे। जिसपे ग्रैंड मास्टर मू कहते हैं कुछ दिनों बाद हम अपने लियोजियन सेक्ट में सभी डिसेबल्स के दरमियान कंपटीशन करवाएंगे और उसी कंपटीशन में ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन उस एंशिएंट बैटलफील्ड में इंटर करेगा। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो अपने पैलेस में पहुंच चुका था, लेकिन तभी सोफी पीछे से अपनी सोर्ड के साथ फेंग पे अटैक कर देती है। लेकिन फेंग को इस बात का एहसास पहले ही हो गया था, जिसकी वजह से फेंग ने बहुत ही इजीली सोफी के इस अटैक को डॉज कर दिया था। और उसके बाद फेंग सोफी से कहता है सीनियर लास्ट टाइम जो आपको इंजरीज आई थी क्या वो ठीक हो गई? जिसपे सोफी फेंग से कहती है ओ तो मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गए होगे। और ये कहकर सोफी दोबारा एक के बाद एक लगातार फेंग पे अटैक करने लगती है और फेंग सोफी के अटैक से बचते हुए उससे कहता है भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो। और इस सब में वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और तभी यूवी वहाँ आते हुए एक चुटकी बजाती है जिससे फेंग और सोफी के ऊपर पानी गिरने लगता है और इस सब में वो दोनों गलती से एक दूसरे को किस कर बैठते हैं। लेकिन फेंग ने एक मेंढक के बड़े से पत्ते को अपने ऊपर ले लिया था जिससे फेंग और सोफी पानी से बच गए थे और उल्टा वो मेंढक जाकर यूवी के सर पे बैठ गया था, जो देखकर फेंग और सोफी हंसने लगते हैं। उसके बाद फेंग सोफी और यूवी से कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जिसपे यूवी फेंग से कहती है वापस आने के बाद सबसे पहले तुम्हें हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था, लेकिन तुम तो अलग ही चीजों में बिजी हो गए थे, इसलिए हम दोनों खुद ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। और तभी सोफी फेंग से कहती है तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया है और क्या तुम्हें उस एंशिएंट रूइंस में कुछ खास मिला था? जिसपे फेंग उन दोनों से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर अभी के लिए मैं तुम दोनों को उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूँ मैं फ्यूचर में तुम दोनों को उस बारे में जरूर बता दूंगा। और अभी हमें बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि एंशिएंट बैटलफील्ड बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में सुनकर यूवी कहती है ये एंशिएंट बैटलफील्ड क्या है? जिसपे सोफी को सोचते हुए कहती है तो क्या इसी वजह से 7 सुप्रीम एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर वापस सेक्ट में आए थे? जिसपे फेंग कहता है हाँ बिल्कुल, और अगर हम एक बार एंशिएंट बैटलफील्ड में इंटर कर गए तो ये हमारे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे हम अपनी फाउंडेशन को भी बिल्ड कर पाए। फेंग की ये बात सुनकर यूवी उससे कहती है बाकी बातें अब बाद में कर लेना, तुम अभी अभी वापस आए हो इसलिए सबसे पहले जाकर रेस्ट करो। और ये कहकर यूवी वहाँ से चली गई थी और सोफी फेंग के करीब आती हुई उससे कहती है तुम भले ही जितनी मर्जी हार्ड ट्रेनिंग करो लेकिन अपनी ट्रेनिंग के चक्कर में मुझे भूल मत जाना। और ये कहकर सोफी भी वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हम फेंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ फेंग बाइडू के उसी आयरन टोकन की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और तभी फेंग अपनी हेवनली स्पीचर रूट्स की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद फेंग हेवन एंड अर्थ का ऑरा यूज करते हुए अपनी हेवनली स्पीचर रूट्स को मर्ज करके उनसे एक पिल रिफाइन करता है और जैसे ही फेंग वो पिल खाता है तो फेंग का गॉड चक्रा ओपन हो गया था और उसी के साथ फेंग के ऊपर आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट गिरने लगती है और वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगता है और उसी के साथ फेंग नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था और ऐसा होते ही फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है जिसकी शॉक वेव्स पूरी लियोजियन सेक्ट में महसूस होती हैं। वहीं एल्डर हन और एल्डर बैन जो पैलेस के बाहर खड़े हुए थे उन्हें भी ये शॉक वेव्स महसूस होती हैं, जिनको फील करके एल्डर बैन कहता है लगता है किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन ने ब्रेक थ्रू किया है और ये पर्सन जो कोई भी है उसका हेवन एंड अर्थ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और प्योर है। वहीं फेंग अपने इस ब्रेक थ्रू से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही कहता मेरी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की मदद से अब मेरी स्पीड और मेरी स्पिरिचुअल पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है
और फेंग अभी ये सब क्या ही रहा था कि तभी बाइडू की इनहेरिटेंस वाला टोकन फेंग के सामने आता है, जिसके अंदर से कुछ गोल्डन एंशिएंट वर्ड्स अपीयर होते हैं, जो कि रियल में एक टेक्निक थी। और उस टेक्निक को देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है ये तो इमोर्टल कल्टीवेशन टेक्निक है, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गई थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस आयरन टोकन से इतनी ज्यादा खास और पावरफुल टेक्निक मिलेगी। पर भले ये टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इसका ताल्लुक मैजिकल मेथड से है, जो कि मेरे लिए सूटेबल नहीं है। पर मेंटल मेथड के अलावा ये जो दूसरी सीक्रेट टेक्निक है, ये मेरे काफी काम आ सकती है। और ये सोचकर फेंग उसी सीक्रेट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसको प्रैक्टिस करते करते फेंग को कई सारे दिन गुजर जाते हैं। और फेंग ने इन बीते कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करके उस सीक्रेट टेक्निक को सक्सेसफुली सीख लिया था। और ऐसा होते ही वो आयरन टोकन दोबारा फेंग के अंदर चला गया था। और जैसे ही वो टोकन फेंग के अंदर जाता है तो फेंग का गॉड चक्र भी इवॉल्व हो गया था। और उसी के साथ फेंग एक बार फिर से नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था। उसके बाद हमें कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां लियो जियान सेट के बैटल अरीना में सारे डिसेबल्स आए हुए थे, लेकिन फेंग अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, जो देखकर सोफी सोचते हुए अपने मन में कहती है ये फेंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया, क्या वो अभी तक अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और ये सोचकर सोफी अपने साथ वाली लड़की से कहती है तुम जल्दी से जाओ और फेंग को ढूंढकर उसे अपने साथ यहाँ ले आओ, क्योंकि ये कंपटीशन अब बस स्टार्ट होने ही वाला है। सोफी की ये बात सुनकर वो लड़की फेंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ से जाती हुई वो लड़की अपने मन में कहती है सिस्टर सोफी प्लीज मुझे माफ कर देना, पर एल्डर हन ने मुझे बहुत ही सख्ती से कहा है कि फेंग को इस कंपटीशन के बारे में पता ना चले, इसलिए प्लीज आप मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये सब एल्डर हन मुझसे करवा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।